हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम लोग पार्ट नंबर 26 देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं उन सभी की पीडीएफ आपको दे देंगे इसके बाद, और आप इन सभी क्वेश्चंस को रिपीट कर लेना एक बार। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और जिन लोग देख रहे हैं उनको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। जो लोग वीडियो को थोड़ा शुरुआत करके आराम से जल्दी भाग जाते हैं उनके लिए यही कहेंगे कि आप छोड़ते रहिए, बाकी लोग सीट पाते रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि भीड़ देखते हैं ना, 40 लाख की भीड़ फार्म भरती है और उसमें से मुश्किल से वैकेंसी होती है 4 या 5 हज़ार मैक्सिमम होती हैं। तब एसएससी में तो इस बार वैकेंसी आ भी गई हैं। नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसी आएंगी नेक्स्ट टाइम में तो मैक्सिमम वैकेंसी आएंगी 15 या 16 हज़ार वैकेंसी करीब आ रही हैं। तो आप जो है वीडियो को पूरा मत देखिए, आराम से छोड़ के भाग जाइए तुरंत, ठीक है ना। तो लोग वैकेंसी पाते रहेंगे। और आपसे बस यही कहना है कि वीडियो को अगर पूरा देख सको तो ही सिलेक्शन होगा। और आप किसी भी चीज़ पे स्टेबिलिटी लाइए, देख के भागना नहीं होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, इन क्वेश्चन में इतनी मेहनत कोई नहीं कराएगा। तो इसलिए आप लोग जो है अच्छी तरह से वीडियो को देखिए प्लीज़, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, 231 से स्टार्ट करेंगे, 240 तक हम लोग जाएंगे। और पहला क्वेश्चन है, सही मेल को बैठाएं। देखिए, जो वुडरो विल्सन थे, ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है हमारा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उस समय ये यूएसए के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ के प्रेसिडेंट थे? तो यूएसए के प्रेसिडेंट थे ये। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि जिस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे उसी समय इन्होंने 1920 में, हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल चुका था उस समय 1418 तक, और उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट के कार्यकाल में ही 1920 में इन्होंने एक संघ स्थापना की थी, इसका नाम था टावर संघ। क्या नाम था? टावर संघ की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। हालांकि वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन विभाग का जनक भी माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी, ठीक है। लोक प्रशासन विभाग का जनक माना गया है इन्हीं को, क्योंकि इनके समय से ही लोक प्रशासन अमेरिका में स्टार्ट होता है, ठीक है। लेनिन को आप पढ़ चुके हैं, जो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, 1917 में, तो ये यूएसएसआर के, ठीक है, क्या थे, एक क्रांतिकारी थे 1917 में जो क्रांति हुई थी, ठीक है। हालांकि बाद में ये रूस के राष्ट्रपति भी बनते हैं, आपको पता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। और अगर बात करेंगे कैसर विलियम सेकंड की, तो ये एक यूके के पीएम थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नहीं सॉरी, जर्मनी के पीएम थे ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो जर्मनी के चांसलर बनते हैं वहाँ पे, तो जर्मनी के चांसलर बने थे ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद बात करेंगे लॉर्ड जॉर्ज की, तो ये थे यूके के जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय ये पीएम थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या थे? ये यूके के पीएम थे। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक होता है तो आप लोग इसको कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो पेरिस की संधि हुई थी ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो पेरिस की संधि हुई थी, तो पेरिस की संधि में अहम भूमिका या फिर मेन भूमिका जो निभाई थी वो था यूके का पीएम लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी, ठीक है। और पेरिस की संधि में ही जर्मनी पे बहुत सारे आरोप लगा के जर्मनी में पूरा खर्चा थोप दिया जाता है, इसीलिए जर्मनी नाराज हो जाता है, ठीक है। इसी के बाद हिटलर का उदय होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 232। चरक किसके राज चिकित्सक थे? वैसे तो आपको ये क्वेश्चन पता है। जो चरक थे ये एक क्या थे? चिकित्सक थे पहली बात तो, लिखा ही हुआ है इसमें, क्या थे? चिकित्सक थे। और ये कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, जिनके यहाँ ये काम करते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। हालांकि अगर बात करेंगे कनिष्क एक मतलब कि महान सम्राटों में गिना गया है। इसका जो कार्यकाल था 78 ईस्वी से लेके 103 ईस्वी तक माना गया है इसका कार्यकाल, ठीक है। 78 से लेके 103 ईस्वी तक माना गया है। एक कुषाण वंश का शासक था एक। और कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजल कडफिसस, और एक नाम मिलता है बिम कडफिसस। क्या नाम था? बिम कडफिसस, ठीक है, बिम कडफिसस। और जो बिम कडफिसस थे
वो इसी के पिता थे कनिष्क के, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और जो कनिष्क ने कैपिटल बनाई थी, या फिर कह सकते हो जो कुषाणों की कैपिटल थी वो कहाँ थी, पेशावर, या फिर इसी को नाम दिया गया दूसरा पुरुषपुर, ठीक है, पेशावर या फिर पुरुषपुर। अगर बात करेंगे आज का उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का रीजन पूरा इन्हीं के अंडर था और मथुरा तक इनका शासन हो चुका था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि कश्मीर में मेनली इनका प्रभुत्व था। आपको पता है इस चीज़ के बारे में कि जिस समय एक चौथी संगीति कराई थी, तो उस समय जो चौथी संगीति कराई थी, ठीक है, तो चौथी संगीति में ये एक व्यक्ति को जब इन्होंने आक्रमण किया पटना में, तो पटना से एक लोग को उठा के ले जाते हैं, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था बोलते हैं अश्वघोष। क्या नाम था, अश्वघोष। क्या नाम था, अश्वघोष, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए जो चौथी संगीत थी, तो इसमें अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया था, और अध्यक्ष कौन था, तो नाम आता है वसुमित्र का। क्या नाम आता है, वसुमित्र का, ठीक है, वसुमित्र का। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कनिष्क के दरबार में कौन कौन कवि रहते थे, तो एक नाम ध्यान रखना अश्वघोष का, दूसरे वसुमित्र का, और तीसरे थे नागार्जुन। इनका ध्यान रखना, नाम कौन थे, नागार्जुन, ठीक है, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, और इनका भी नाम ध्यान रखना, कौन, किसका, कि चरक का, ठीक है। चरक ने एक बुक लिखी थी चरक संहिता, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में अपने टाइम की बहुत अच्छी बुक थी, ठीक है, चरक संहिता, नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और चरक बहुत ही विद्वान चिकित्सक थे उस समय के, ठीक है। और इनकी कृतियाँ जो चरक संहिता है, उसी में सबसे पहली बार सर्जरी की बात उसी में की गई है। और जो लोग यूरोप वाले हम पे थोपते हैं कि सर्जरी की खोज हमने की है, तो ये समझ लीजिए कि चरक के टाइम में इतनी अच्छी सर्जरी की बात लिखी है। इसके पहले भी हालांकि हमारे यहाँ सर्जरियाँ होती थीं, लेकिन इसके बाद चरक की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो बहुत बाद बताते हैं कि यूरोपियंस में यहाँ खोजी गई है, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ को, ठीक है। और अश्वघोष की कुछ कृतियाँ ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में आ जाती हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। एक बुक थी सूत्रालंकार, ठीक है, क्या नाम था, सूत्रालंकार। एक तुम बहुत ध्यान रखना, ललित विस्तार, आप सुन के लिख लेना क्योंकि इसमें साफ नहीं लिख पाएगा, ठीक है। सूत्रालंकार, ललित विस्तार, और एक बुक ध्यान रखना सौंदर्यानंद। क्या नाम था, सौंदर्यानंद, ठीक है, सौंदर्यानंद। और एक और है सरीपुत्र प्रकरण। और अश्वघोष की सबसे फेमस बुक थी, उसका नाम क्या था, बुद्धचरित, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बुद्धचरित। इसी में कहा गया है कि कनिष्क जो है बुद्ध को भी मानते थे। हालांकि ऐसे कहीं प्रमाण नहीं मिले कि बुद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन इसमें दिया गया है कि बुद्धों का भी सम्मान किया है इन्होंने। मथुरा शैली में मूर्तियां बनवाई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अश्वघोष की बुक कौन कौन सी, सूत्रालंकार, ललित विस्तार, और सौंदर्यानंद, और बुद्धचरित, ये ध्यान रखेंगे। और सरीपुत्र प्रकरण, ये सब बुकें इनकी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हर्ष का कार्यकाल क्या था, इसका आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताओगे, ठीक है, हाँ ये जरूर बताना, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और इनके बाद आते हैं बिंदुसार, और उनका बेटा होता है अशोक। ये सब क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 233, किस नेता को महान वृद्ध पुरुष, देखिए चाहे वयोवृद्ध नेता कहा जाए, चाहे महान वृद्ध पुरुष कहा जाए, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाए, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाए, ये सब किसके नाम है, तो दादा भाई नौरोजी के नाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंग्लैंड के फिन्सबरी में इन्होंने चुनाव जीता था, और ये इंग्लैंड की संसद में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ को, ठीक है। मदन मोहन मालवीय को महामना कहा गया है, ध्यान रखें इस चीज़ को। और 1916 में इन्होंने BHU का स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, BHU की स्टार्टिंग की थी इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दादा भाई नौरोजी की द ड्रेनवेल थ्योरी जो बुक दी थी इन्होंने, उसमें बताया था उन्होंने कि कैसे भारत से जो धन है ब्रिटेन में कैसे भेजा जा रहा है,
और प्रति व्यक्ति आय को देने वाले भी ये पहले व्यक्ति थे। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय में भारत की आय कितनी बताई थी, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई थी इन्होंने, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ठीक है। और M.K. गांधी के बारे में ध्यान रखेंगे। 1924 में एक कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, वो भी बेलगांव कर्नाटक में। और बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे, ठीक है। हालांकि इनकी जो थी संस्था वो पुणे की थी और एनी बेसेंट की कहाँ की थी, तो मद्रास की थी। ये सारे क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। एक ध्यान रखोगे, मदन मोहन मालवीय का एक समाचार पत्र था, उसका नाम था द लीडर। कौन सा नाम था, द लीडर। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हमने आपको बता दिया है। इनका नाम क्या था, महामना। 1916 में इन्होंने क्या किया था, BHU की स्थापना की थी। और बाल गंगाधर तिलक ने इसी समय 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 234 देखेंगे। 234 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त में से कौन सा सही नहीं है। नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कथन ढूंढना है हमको। वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सत्य बात है। वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल सत्य बात है। वे घुड़सवारी करते थे, ये भी सत्य बात है, 100% सत्य है। वे झुंडों में भारत आए, ये क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा, लेकिन अब जो नई थ्योरीज आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आर्य जो हैं भारत में कहीं और से नहीं बल्कि यहीं के निवासी माने जाएंगे। रीजन ये है कि जिस समय अभी मैनपुरी के एक गांव में खुदाई हुई है, तो उस समय जो प्रमाण मिल रहे हैं वो इतने पुराने प्रमाण हैं कि वो सिंधु सभ्यता के काल से भी सेम मैच खाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आगे के समय में जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें कहीं ना कहीं चेंजमेंट होगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये बात को भी सही मानना है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो D नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे, ग्रामीण सभ्यता थी ये, आपको पता है। वैदिक सभ्यता जो मानी गई है वो ग्रामीण सभ्यता मानी गई है, और जो सिंधु सभ्यता मानी गई वो नगरी सभ्यता मानी गई, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी किया करते थे और कबीले के रूप में रहते थे, ये बात सब सत्य मानी गई है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो पूर्व वैदिक काल था, जो वैदिक काल को 2 कालखंडों में बांटा गया है, जो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जो इसी को बोला गया। पूर्व वैदिक काल को कभी कभी ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। तो ऋग्वैदिक काल जो था इसका कार्यकाल था 1500 से 1000 तक। कब से कब तक, 1500 से 1000 तक। और जो उत्तर वैदिक काल हुआ है इसका काल था 1000 से लेके 600 BC तक। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो वैदिक काल था, जो ऋग्वैदिक काल था, इसमें सबसे बड़ी इकाई क्या थी, तो एक इकाई थी जन। इसी के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे उनको कहा गया राजन। और सबसे छोटी पूछ लेगा तो कौन थी, तो कुल। और इसी के जो मुखिया थे वो उनको कहा गया कुलव। सबसे बड़ी जन और सबसे छोटी कुल, और कुल के मुखिया को कुलव और जन के मुखिया को राजन। इसी से जब जन मिल के बड़े बड़े हुए तो इन्हीं को कहा गया महाजनपद, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब आगे कभी पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 235। हाँ देखिए, सांची क्यों विख्यात है। चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर बिल्कुल नहीं है, ये एलोरा की गुफाओं में बने हुए हैं, आपको पता है, ठीक है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, बिल्कुल सत्य बात है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है, सांची का है। और सांची के बौद्ध स्तूप में कारीगरी जो करवाई है वो किसने कराई है मेनली रूप से, तो पुष्यमित्र शुंग ने, ध्यान रखेंगे, पुष्यमित्र शुंग ने। हालांकि एक बात ध्यान रखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा स्तूप बनाने का काम किया था किसने, 84,000 स्तूप बनाने का काम किया था अशोक ने। और स्तूप को तुड़वाने का काम किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने ही काम किया था, ध्यान रखोगे इस चीज़ को, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के लड़के का नाम था अग्निमित्र, और अग्निमित्र ने शादी की थी मालविका से, इसीलिए कालिदास ने बुक लिखी थी मालविकाग्निमित्रम। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सांची का जो स्तूप है इसका कभी कभी जगह पूछ लेता है, कहाँ है, तो ये MP में स्थित है। और MP में भी पूछ ले कहाँ है, तो रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पे, रायसेन जिले में स्थित है। सांची का स्तूप क्यों फेमस है, और
सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है ये, ठीक है। बनवाया किसने था, तो अशोक ने बनवाया था, और रायसेन जिले में स्थित है, ध्यान रखने इस चीज को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुहा चित्रकारी कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये आपको पता है अजंता एलोरा गुफाओं में प्रसिद्ध है, ठीक है। और अशोक के शिलालेख को 14 शिलालेख हैं बड़े बड़े, बाकी तुम्हें करा ही देंगे कभी ना कभी, इन सब चीज़ों को कराते जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे यहाँ से, जो स्तूप थे ना, स्तूप का निर्माण किया क्यों गया था। पहली बात तो स्तूप का कुछ आकृति इस टाइप में होती है, तो यहाँ पे जो बुद्ध थे, तो बौद्धों के यहाँ पे अवशेष रखे जाते हैं, क्या रखे जाते हैं, अवशेष रखे जाते हैं, इसलिए स्तूप का निर्माण कराया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और अगर पूछ लेंगे कि इनमें जो पूजा घर होते हैं, जो पूजा घर इनके होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं चैत्य, क्या बोलते हैं, चैत्य। अब पूछेंगे कि बौद्धों के पूजा घरों को क्या बोलते हैं, तो क्या बताएंगे, चैत्य। अब पूछ लेगा क्वेश्चन सबसे बड़ा चैत्य कौन सा है, तो एक सबसे बड़ा चैत्य मिलता है इंडिया में, जिसका नाम था कार्ले का चैत्य, कार्ले का चैत्य, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कार्ले का चैत्य। एक और क्वेश्चन सुनो ध्यान से, कि जो बौद्धों के स्तूप थे बने थे, उनमें क्या रखा गया, तो बौद्धों के जो अवशेष थे उनको रखा गया। पूजा घर को इनके क्या कहा गया, तो इन्हें कहा गया चैत्य कहा गया। और सबसे बड़ा चैत्य कौन सा है, तो कार्ले का चैत्य सबसे बड़ा चैत्य है, ठीक है। गुहा चित्रकारी कहाँ से मिलती है, एलोरा गुफाओं से मिलती है और अजंता गुफाओं से मिलती है। और अशोक के शिलालेखों को 14 शिलालेख हैं बड़े, ठीक है। सब क्वेश्चन इनको सबको देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और जो मठ होते हैं ना, इसमें एक और ध्यान रखना, जो मठ होते हैं बौद्धों में, जो मठ होते हैं, जो बौद्धों में जो मठ होते हैं, जो मठ होते हैं, इनमें क्या होते हैं, जो बिच्छू होते हैं, जो बिच्छू होते हैं और जो बिच्छुड़ी होती हैं, इनको मतलब कि इनके रहने के स्थान को क्या बोलते हैं, मठ बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इनके जो रहने के स्थान होते हैं, मेनली तो इनको माना गया कि जो जो बरसात का टाइम होता है उसमें ये लोग जो निवास करते हैं, कहाँ निवास करते हैं, मठ में निवास करते हैं, ठीक है। ये सब ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 236 नंबर क्वेश्चन। अब आप ये सोचो कि इनको थ्योरी में क्वेश्चन को कवर कर पाओगे आप, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ करवा रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे कहीं पे, अगर इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे 2-3 बार, तो आपको जीवन भर में कभी नहीं भूलोगे। सांची का स्तूप कहाँ है, रायसेन जिले में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बौद्धों का सबसे बड़ा स्तूप है ये, इसलिए प्रसिद्ध है। बनवाया किसने था, अशोक ने। तो अगर तुड़वाने का पूछेगा, तुड़वाने का हालांकि इसमें प्रयास किया था पुष्यमित्र शुंग ने, और बाद में इसकी मरम्मत भी पुष्यमित्र शुंग ने कराई थी, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग जो था, इसने 84,000 स्तूपों को तुड़वाया था, और बनवाया किसने था, तो अशोक ने बनवाए थे, ठीक है। बहुत सारे स्तूपों को तुड़वाया था, नाम तो क्लियर नहीं किया कितने तुड़वाए थे उसने, शुंग ने, लेकिन उसने तुड़वाए थे बहुत सारे, ठीक है। बौद्धों की जो रहने का स्थान होता है उसे मठ बोलते हैं, पूजा घर को बोलते हैं चैत्य बोलते हैं। सबसे बड़ा चैत्य कौन सा है, कार्ले का चैत्य है, ठीक है। स्तूप में क्या रखा जाता है, बौद्धों को अवशेष रखे जाते हैं। अब ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, आप कई बार करा चुके हैं, क्या था, कृषि था, ठीक है। देखो व्यापार भी करते थे, लेकिन किसका करते थे, कृषि का। तो मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी को इनका व्यापार होता कहाँ से था, तो इनका व्यापार जो हुआ है मेनली, आपको ध्यान रखना है कि मेसोपोटामिया से व्यापार के इनके चित्र मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे, मेसोपोटामिया से इनके व्यापार करने के प्रमाण मिलते हैं। अब मेसोपोटामिया पूछ लेता है, सबसे पुरानी सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, 10,000 BC के समय की ये सभ्यता थी। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदियाँ मिलती हैं, एक नदी थी दजला, एक थी फरात। इन दो नदियों के बीच में मेसोपोटामिया शहर मिलता है। आज की नदी पूछ लेगा, आज की नदी पूछ लेगा, तो इसका नाम है यूफ्रेटस, यूफ्रेटस, और इसका नाम है नाम आता है टिग्रिस, ठीक, ध्यान रखेंगे, यूफ्रेटस और टिग्रिस। इसी के जो टिग्रिस नदी है, इसी किनारे बगदाद शहर है। अब बगदाद किस देश में है, आपको पता है, इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद। पूछ लेता किस नदी किनारे है, तो टिग्रिस। पहले नदी का नाम क्या था, फरात। दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था, जो कि सिंधु सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। 10,000 BC में इस सभ्यता को पाया गया था, सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है इस समय की। और यहाँ के जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, वो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को क्या बोलते थे, तो पूछ लेगा तो क्या बोलते थे, मेलुहा की सभ्यता, मेलुहा की सभ्यता, ध्यान रखो इसी को, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए, उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, ठीक है। और ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है। और एक 2-3 क्वेश्चन और ध्यान रखो यहाँ पे, कि व्यापार में सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग चांदी का व्यापार भी, हड़प्पा जो हड़प्पा वासी थे, जो हड़प्पा के लोग थे, चांदी का व्यापार भी मेसोपोटामिया से किया है, ध्यान रखो इसी को, ठीक है। हालांकि जो एक क्वेश्चन अक्सर कर बन जाता है
जो कृषि इन्होंने की थी, तो कृषि में इन्होंने मेनली क्या किया था, ठीक है, कृषि में मेनली क्या किया था, देखिए फसल जो की थी इन्होंने वो मेनली किसकी थी, मेनली की थी गेहूं और जौ की, गेहूं और जौ की, किसकी, गेहूं और जौ की, ठीक है, गेहूं और जौ की, ठीक है, ध्यान रखोगे कृषि किसकी थी, गेहूं और जौ की। हालांकि देखिए चावल की बहुत अधिक मात्रा में इन्होंने उत्पत्ति नहीं की थी, लेकिन गेहूं की थी। और चावल के प्रमाण पूछ लेगा कहाँ से मिलते हैं सिंधु सभ्यता में, तो दो जगह थी, एक थी रंगपुर, एक थी लोथल, एक थी रंगपुर, एक थी लोथल, जहां से चावल के प्रमाण सिंधु सभ्यता के काल के माने जाते हैं। अब देखिए कपास की खेती के प्रथम प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं, कपास की खेती के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलते हैं, ठीक है। चेस खेलने के प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। हालांकि जो यूनानी लोग थे जो कपास की खेती जो करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, इसको सिंडन कहते थे, क्या कहते थे, सिंडन, ठीक है। आगे बढ़िए, हम लोग ज़्यादा वीडियो में जा रहा है। देखिए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। आप सब देख लो इकट्ठे एक बार में, ठीक है, एक बार में सब देख लो। देखिए जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध जो पहला हुआ था, जो पहला मैसूर युद्ध होता है फर्स्ट, उसका टाइम था 1767 से 69 तक, ठीक है। और इस युद्ध के बाद मद्रास की संधि होती है, कौन संधि होती है, मद्रास की संधि होती है। ये संधि यहाँ लिख लेना, ये एक टाइम है और ये फर्स्ट था। अब सेकंड होता है 1780 से लेके 84 तक, और इसमें होती है कौन सी संधि, मंगलौर की संधि, कौन सी संधि, मंगलौर की संधि। याद करने की ट्रिक हम बाद में बता देंगे कैसे याद करना है इसको, लेकिन आपको पहले देख लेना है। तीसरा युद्ध होता है, उसका टाइम था 1790 से लेके 92 तक। वैसे मैं क्लास में सब चीज़ करा चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें तो हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब आंसर जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आप लोग जरूर बता देना कमेंट में, ठीक है। मैं आपका आंसर नहीं बताऊंगा। पहला जो हुआ था 1767 में, 1767 से 69 तक मद्रास की संधि से समाप्त हो जाता है, ठीक है। टीपू सुल्तान के पिताजी थे इसमें, हैदर अली, जो लड़ाई लड़े थे, ठीक है। और सेकंड में 1780 से 84 तक होता है, मंगलौर में संधि होती है, इसके बाद टीपू सुल्तान के पिता की मृत्यु हो जाती है। थर्ड में 1790 से 92 तक श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और चौथा जो होता है 1799 में, और इसी में टीपू की मृत्यु हो जाती है और संधि की नौबत ही नहीं आई, ठीक है। और पूछ लेगा कि 99 में टीपू को मारा किसने था, उस समय कौन सेनापति था, तो बेले जली, ध्यान रखना कौन था, बेले जली, ये भी ध्यान रखोगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। और इसी संधि के तहत क्या हुआ था, जो पार्ट था पूरा उसका छीन लिया था सब कुछ, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। बेले जली ने 1799 में श्रीरंगपट्टनम में मैसूर राज्य को अंतिम रूप से पराजित कर दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पहला कब हुआ, देखिए तीन यहाँ ध्यान रखिए, 1767 से 69 तक, दूसरा 1780 से 84 तक, तीसरा 1790 से 92 तक। ये देखो दो तो याद ही हो जाएंगी, 1767 से 69 याद कर लीजिए एक बार, ठीक है। इसमें याद कर लीजिए MS, पहली थी मद्रास, दूसरी थी मंगलौर, तीसरी थी श्रीरंगपट्टनम। एक बार बोलते जाइए, मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। पहला 1767 से 69 तक, दूसरा 1780 से 84 तक, तीसरा 1790 से 92 तक, और चौथा 1799 में। आप लोग भी साथ साथ में रिपीट करते जाइए, नहीं तो याद नहीं होंगे ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। मैं क्लास में भी ऐसे कराता हूँ, आप लोग ऐसे ही वहाँ भी करिए। 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92, लास्ट 1799 में टीपू सुल्तान मारा जाता है। तीन संधियाँ हुई थी MS के लिए, मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। और यहाँ तो कौन था, बेले जली। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता देना। अब आगे देखिए, गुप्त शासन के दौरान कौन महान विज्ञानी व गणितज्ञ था। आपको सबको पता है आर्यभट्ट, कौन था, आर्यभट्ट, ठीक है। देखिए आर्यभट्ट ने सबसे पहली बात जानिए कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण
इसके अलावा चांद की दूरी कितनी है पृथ्वी से, इसके अलावा जो दशमलव का आविष्कार है, शून्य का आविष्कार है, ये सब के सब किसी ने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। दशमलव का आविष्कार, शून्य का आविष्कार भारत का विश्व की गणित में बहुत बड़ी देन है, ठीक है। इनको स्वीकार भी किया है, लेकिन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को स्वीकार भी नहीं किया कि इन्होंने दिया था, दूसरे लोगों ने कॉपी करके चिपका दिया, उसी को मान लिया गया, ठीक है। हालांकि एक बात ध्यान रखना, बरामेर क्या थे हमारे यहाँ के खगोल विज्ञानी थे। कौन थे? खगोल विज्ञानी थे, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। कौन थे? खगोल विज्ञानी थे। बरामेर की बुक ध्यान रखना जिसका नाम है पंच सिद्धांतिका, ठीक है। पंच दिख रहा है, पंच सिद्धांतिका, आप लोग लिख लेना। बरामेर की बुक थी पंच सिद्धांतिका, ठीक है। हालांकि ये भी, इनके भी सिद्धांतों को सबको चोरी कर लिया गया था, और चोरी कर करके इंग्लैंड वालों ने या यूरोप वालों ने बहुत दिखाया कि हमने ये सब कुछ किया है, ठीक है। ठीक है, भानुगुप्त का अभिलेख आपको यह पता ही है, बाणभट्ट के बारे में आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना, आगे बता भी देंगे नहीं तो बताया तो। अब देखिए 239, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना, आप देखिए इस चीज को, आपको इस क्वेश्चन को आपका आंसर पता है, ठीक है। आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने 1504 में, 1504 में। अब देखिए 1504 में आगरा नगर की स्थापना करने के बाद 1506 में इसको कैपिटल बना लेता है कौन? आगरा को कैपिटल बनाता है कौन? सिकंदर लोदी आगरा को कैपिटल बनाता है कब? 1506 में। और कभी कभी बुक में सीधा लिखा मिलता है कि आगरा की स्थापना कब की गई, तो 1506 भी ऑप्शन देगा और 1504 भी ऑप्शन देगा। जब पूछे राजधानी कब बनाया तो 1506 लगाना, और जब पूछे कि आगरा नगर की स्थापना कब की, तो लोदी वंश के सम्राट सिकंदर लोदी ने 1504 में इसकी स्थापना डाली थी, न्यू डाली थी, ठीक है। ध्यान रखो इसी को, ठीक है। हालांकि एक बात ध्यान रखना, ये जो सिकंदर लोदी था ये बनता था सहिष्णु, लेकिन बहुत कट्टर था ये, ध्यान रखेंगे। इसी ने जो हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर था इसको तुड़वाया था। हालांकि जितने भी उस समय देवियों की मूर्ति थी, बहुत ज़्यादा मूर्तियों को विखंडित करवाया था इसने। यहाँ तक समझ लीजिए कि जो ज्वाला देवी की जो मूर्ति थी, इसको तोड़ने के बाद इसने कसाईयों को बांट दिया था ताकि मांस को तौल सकें। इससे बड़ा अपमान कोई नहीं कर सकता है, और दुर्भाग्य की बात है कि इनका इतिहास हम लोग बड़े बखान के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमको इनका इतिहास पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। और इसी ने ज्वाला देवी मंदिर में मूर्ति को तोड़ा और उसके बाद कसाईयों में बांट दिए टुकड़े, ताकि आप मांसों को तौल सकें इस चीज़ के लिए, ठीक है। आप समझ लीजिए, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक को नहरों का जाल बिछाने के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खान था, आपको पता है, ठीक है। इसी का बड़ा भाई था ये वाला, ठीक है। ध्यान रखो इसी को। हालांकि अच्छे कामों के लिए बगले सुल्तान के लिए जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। अलाउद्दीन खिलजी आप जानते हो, कट्टर सुल्तान, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 240 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए, वह धर्म जिसका विकास प्राचीन काल में नहीं हुआ। देखिए, बाकी सभी धर्मों का विकास आपको पता हो ना पता हो, लेकिन आपको इस्लाम को पता है, ये स्टार्टिंग हुई है 600 के समथिंग में, ठीक है। 600 के बाद, ठीक है, ध्यान रखोगे। जब हिजरी संवत या कह सकते हैं इसकी स्टार्टिंग की गई थी कब? 622 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और इसके संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब इसके संस्थापक थे, जिनका जन्म 570 में होता है, 570 में इसका जन्म होता है। और हिजरी संवत उन्होंने स्टार्ट की थी 622 में, ध्यान रखना। मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है 632 में, और इनके पहले खलीफा होते हैं 632 से 34 तक रहते हैं, और अबू बकर। इनके जितने भी खलीफा हुए हैं, मैक्सिमम खलीफाओं की हत्या की गई है। और खलीफा जो धर्म था, खलीफा जो नाम था, इस्लाम के जो धार्मिक गुरु हुआ करते उनका नाम था, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। भारत में हालांकि हिजरी संवत की स्टार्टिंग की जाएगी तो पूछता था किसने की थी, तो शाहजहां ने इसकी स्टार्टिंग की थी। इस्लाम धर्म की जो मेन बुक है उसका नाम क्या है? कुरान है, ठीक है। ध्यान रखोगे इस चीज़ को, ठीक है। मेन धर्म कौन सी है? कुरान है। चाहो तो हम आपको दिखा देते हैं पूरा हमने कैसे तैयार किया था इसको वैसे, लेकिन वही है कि टाइम इतना ही है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आप लोग इतना लंबा देखते भी नहीं हो, ठीक है। देखिए, इस्लाम का जो उत्पत्ति होती है सल्म और शांति से, ठीक है। सल्म का मतलब तो शांति, सिल्म का मतलब समर्पण, ठीक है। अरबी भाषा की वर्ड था। पहले अरब में, इसके पहले जब इस्लाम का उदय नहीं हुआ था, इसके पहले यहाँ पे बहुदेववाद भी था और मूर्ति पूजा भी होती थी, जिसका इन्होंने पूरे तरीके से खंडन कर दिया था, ठीक है। इसके प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद साहब। इनके अनुयायियों को क्या कहा गया? मुसलमान कहा गया। पवित्र ग्रंथ इनका क्या है? कुरान शरीफ है। इनके इसी में लिखा हुआ है जो मुसलमान के 5 कर्तव्य हैं, उनको लिखा गया है कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात, हज, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। और पैगंबर मोहम्मद साहब
जो थे मदीना को केंद्र मानकर इन्होंने शासन किया था। इन्होंने जो धर्म राज्य था इसकी स्थापना की थी। एक तरीके से देखा जाए तो इनके प्रमुख को खलीफा कहा गया। प्रमुख जो थे इनके 4 खलीफा हुए हैं, आप उनके नाम ध्यान रख सकते हैं। खलीफा जो बड़ था एक धार्मिक गुरु का नाम था, बहुत ही पवित्र पद होता है हालांकि, अब इसको मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ख़त्म किया था आके, ठीक है। ध्यान रखेंगे इनके 4 खलीफाओं के नाम याद रखिए। अबू बकर अल्लाह को केंद्र मानकर जो प्रचार करने वाले थे, 632 से 34 तक इनका रहा। अब सोचिए कि 632 पहला बनता है, उसी की हत्या कर दी जाती है। सोचने वाली बात यह है कि ये धर्म किस लिए आया था, क्या कहा गया इसमें कि शांति और समर्पण, और इनके पहले ही खलीफा की हत्या कर दी जाती है। दूसरा, हजरत उमर विजय अभियान इन्होंने चलाया था इराक, ईरान, मिस्र, सीरिया में। हजरत उस्मान हुए, कुरान शरीफ का संकलन उन्होंने किया था। हजरत अली हुए, विजय अभियान उन्होंने चलाया था, ठीक है। अब सोचो जिसमें जिस धर्म के प्रचारक जो हुए हैं वो विजय अभियान चला रहे हैं, सोचने वाली बात है ये, ठीक है। इसके बाद उमैया वंश जो चला है उसकी कैपिटल क्या थी, दमिश्क थी। अब्बासी वंश चला है जिसकी कैपिटल क्या थी, बगदाद थी। अंतिम शासक हुए मुस्तकीम इसके। अब पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में हल्का देख लीजिए। इनका जन्म होता है 570 एडी में, ठीक है, 570 एडी में, और 632 में इनकी मृत्यु होती है। कुरैश जनजाति के थे ये। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, इनकी माता का नाम अमीना था। इनकी शादी जो हुई थी खजीता नाम की एक विधवा से हुई थी। इनकी पुत्री का नाम था फातिमा। इनके दामाद का नाम था अली। इनके पुत्र हुए हुसैन, ठीक है। अली की भी हत्या की गई, हुसैन की भी हत्या की गई, ठीक है, इनकी 661 में। और इनके जो मानने वाले थे, अली के मानने वाले थे, उनको कहा गया सिया। और जो हुसैन को मानने वाले हुए, जो मतलब कि हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर चलने वाले थे, उनको कहा गया सुन्नी, ठीक है। 680 में इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। हम फिर कभी इनके बारे में और अच्छी तरह से देख लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। लेकिन अभी वीडियो फिलहाल इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो हो चुका है बहुत बड़ा, अपलोड करने में होगी दिक्कत, ठीक है। तो आप लोग किसी को शेयर करना चाहें तो ये हमारे लिए होगा, आप कर सकते हैं किसी को शेयर। और आप किसी को जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। सब्सक्राइबर बहुत कम है हमारे, और थोड़ा सा बढ़ जाते, उम्मीद करते हैं इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद थोड़े से बढ़ सकते थे। थैंक यू दोस्तों।